अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हम जनरल फार्मा कर चुके हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जनरल कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग या कोलिनिस्टेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग यानी कि ये एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगे। कोलिनो रिसेप्टर्स वही होते हैं ना जिनके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है। तो ये जो ड्रग्स होंगे ना ये भी उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे जिनके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ये कोलिनिस्टेज इनहिबिटिंग ड्रग्स होंगे। हमने पहले देखा था कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है और उसको अपना काम नहीं करने देता। तो ये कोलिनिस्टेज को इनहिबिट कर देंगी ताकि एसिटाइलकोलिन अपना काम कर सके, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर सके। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग या कोलिनिस्टेज इनहिबिटिंग ड्रग्स है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराती हैं। तो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग क्या होंगी? मिमिक करेंगी एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन, उनके जैसा एक्शन प्रोड्यूस कराएंगी। तो सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कोलिनोमाइमेटिक ड्रग हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स होती हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्टिंग होती है जो कि डायरेक्ट कोलिनोसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगे, एसिटाइलकोलिन की जगह पे बाइंड हो जाएंगे। और दूसरे इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है जो कि इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज कराएंगे ताकि एसिटाइलकोलिन अपना काम कर सके। ये क्या करेंगे? ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है ना इसको इनहिबिट कर देंगे ताकि एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो और वो ज्यादा एक्शन कर सके। तो ये दो तरह के हो गए, डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग में मस्कुरिनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। मस्कुरिनिक में मिथेनिकोल है, पाइलोकार्पिन है, मस्करीन है। निकोटिनिक में निकोटीन है, वंसलीन है, सिनालकोलिन है। उसके अलावा इनडायरेक्टली एक्टिंग में एल्कोहल हो सकते हैं, कार्बामेट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो सकते हैं। एल्कोहल में एड्रोफोनियम है, कार्बामेट्स में नियोस्टिग्मीन है, फाइसोस्टिग्मीन है, पायरिडोस्टिग्मीन है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में पैराथायोन है, मैराथायोन है, सेरिन है। ये जो नाम है ना इनसे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एट द एंड प्रॉफ तक इनको इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। तो इनको बस एक दफा आप पढ़ लें ताकि आपको याद रहे कि इस ग्रुप में ये वाली ड्रग आती थी। अब ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है ना इनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। इसमें रिविस्टिग्मीन, ग्लेंटामीन आ जाती है, टेक्रीन आ जाती है। और उसके अलावा एसिटाइलकोलिन के रिलीज कराने को इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं जैसे कि एमिफेम्बेडिन है, 4-अमाइनोपाइरिडीन है। अभी हम ये सारे ड्रग्स देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अभी बस यहाँ पे सिर्फ आप क्लासिफिकेशन देखें कि दो तरह के ड्रग्स हो सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक। एक डायरेक्ट एक्टिंग होती है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं और उनके नाम के मस्कुरिनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं, एल्कोहल है, कार्बामेट्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। बस अब ये जो ड्रग्स होते हैं इन्होंने किन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना होता है? हमने फार्माकोडायनेमिक में देखा था ना कि कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो वो जाती है बॉडी के अंदर और रिसेप्टर जहां पे साइट ऑफ एक्शन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वहां जाके बाइंड कर जाते हैं। जैसे कि पैरासिटामोल के जो रिसेप्टर्स होंगे ना वो सीएनएस के अंदर होंगे, वहां जाके बाइंड करेगी। तो ये जो होते हैं ना ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं मस्कुरिनिक और निकोटिनिक। मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना इसमें हमने बात की थी कि जो M2 और M3 रिसेप्टर्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर्स हार्ट में थे और M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में थे जैसे कि ब्लैडर है, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है, जीआईटी, इनके स्मूथ मसल्स में होंगे मेनली। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनमें भी दो टाइप्स थी, NM और NN। NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होंगे और ये जो NN रिसेप्टर्स थे ये वही ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होंगे जो हमने फिगर देखी थी कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैंग्लिया होते हैं वहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, सिंपैथेटिक में भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी। तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर NN रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना होता है। तो जब भी हम कोई ऐसी ड्रग लेंगे जो एसिटाइलकोलिन जैसा काम करती है या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करती है तो वो इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करेगी जहां जहां पे ये रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट में है, जीआईटी में है, ब्लैडर में है। जहां पे भी इनका रोल होगा ना कि इन्हीं रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को और फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को देखेंगे। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के अंदर मस्कुरिनिक अगोनिस्ट थे और निकोटिनिक अगोनिस्ट थे। जो हमने पढ़ा पाइलोकार्पिन था, मस्कुरिन वगैरह था, निकोटीन था, वेरिनसिलिन था, सक्सिनल कोएंजाइम ए था। ये वाले जो ड्रग्स होते हैं इनका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि M1, M3 और M5 एक्साइटेटरी होते हैं और M2 और M4 इनहिबिटरी होते हैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के अंदर से।
जो M1, M3 और M5 है वो GQ प्रोटीन कपल्ड होते हैं। हमें पता है ना कि G प्रोटीन की 3 टाइप्स होती हैं, GS, GI और GQ। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये GQ के साथ लिंक होते हैं और ये जो GQ होती है ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करती है। फास्फोलाइपेज C क्या करेगा, PIP2 फास्फोटिडाइल इनोसिटोल बिसफास्फेट को IP3 और DAG में तोड़ेगा और IP3 और DAG क्या करेंगे, IP3 कैल्शियम को इंक्रीज कराएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जहां भी कैल्शियम इंक्रीज हो रही होगी ना यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है। और DAG क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज C को इंक्रीज कराएगा। मेनली इसका काम ये है कि ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जितने भी ग्लैंड है ना बॉडी के अंदर, जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड होता है या सिलिवरी ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, ये सबकी सिक्रीशंस को इंक्रीज कराएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में नॉर्मली वो वाले काम होने हैं जो कि बंदा रिलैक्स होता है ना तब होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है नॉर्मली, ग्लैंडुलर सिक्रीशन हो रही होती है नॉर्मली। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मेन काम ये होता है कि जो भी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन है ना वैसे हों। और अगर हम कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि M2, M4 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रही है तो ये GI प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ये GI प्रोटीन क्या करती है, इनहिबिट करती है एडिनाइल साइक्लेज को और साइक्लिक एमपी को कम कर देगी, पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी, इनहिबिट इफेक्ट होगा। हमें पता है कि जब भी हाइपरपोलराइजेशन होती है एक्शन पोटेंशियल के अंदर तो इनहिबिशन होती है। अगर यहाँ पे डीपोलराइजेशन लिखा होता ना तो एक्साइटेशन होनी थी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होनी थी। अब यहाँ पे इनहिबिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये थे मस्कुलिनिक अगोनिस्ट। अब जितने भी ड्रग्स मस्कुलिनिक ड्रग्स थे ना, मस्कुलिन था, पाइलोकार्पिन था, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होगा। अब सबका डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, यही होगा। जो एक्साइटेटरी होंगे उनका M1, M3, M5 के ऊपर बाइंड करेंगे और जो इनहिबिटर होंगे वो M2 और M4 के ऊपर बाइंड करेंगे। इसी तरह जो निकोटिनिक अगोनिस्ट होते हैं ये सारे एक्साइटेटरी होते हैं। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, इनके 5 सब यूनिट्स होते हैं। बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी इनके साथ कोई भी अगोनिस्ट, कोई भी ड्रग एसिटाइलकोलिन, निकोटीन वगैरह बाइंड करता है तो क्या होता है कि रिसेप्टर ओपन होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है। जहां पे भी सोडियम या कैल्शियम की बात हो रही होगी ना, मतलब समझ लें कि स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कैसे होगा ये, जब भी रिसेप्टर्स ओपन होंगे सोडियम इनफ्लक्स होगा, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन की वजह से एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मेनली जो याद रखने वाली चीज है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जो निकोटिनिक अगोनिस्ट होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे तो ये सारे काम करेंगे। ठीक है, मस्कुलिनिक ड्रग्स ने इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना है और निकोटिनिक ने उन पे बाइंड करना होता है। फिर आ जाता है इफेक्ट ऑफ कोलिनोमाइमेटिक और मेजर ऑर्गन। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने जब कोई मेडिसिन ली उसने जाना है साइट ऑफ एक्शन के ऊपर और वहां जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाना है। अब बाइंड होके क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जो कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से जनरेट होते हैं। जनरली यहाँ पे रिलैक्सेशन होनी होती है क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना उसका काम मेनली रेस्ट और डाइजेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पहले हम एक्सेप्शन को देख लेंगे कि जो CNS होता है ना यानी कि ब्रेन के अंदर जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग होते हैं या पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग होता है ना, इनका काम डोज डिपेंडेंट होता है। स्मॉल डोजेस के ऊपर डिफरेंट काम करेंगे, लार्ज डोजेस के ऊपर डिफरेंट काम करेंगे। और एक ये काम की स्टिमुलेशन करते हैं यानी कि एक्साइटेटरी होते हैं। वैसे तो ये इनहिबिटरी होते हैं ना, मतलब हार्ट रेट वगैरह को इनहिबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक्साइटेशन स्टिमुलेशन करा रहे हैं जिससे कि सिंपैथेटिक सिस्टम वाला काम होता है। लेकिन यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। स्मॉल डोजेस के ऊपर एलिवेशन ऑफ मूड होगी, अलर्टनेस होगा, एडिक्शन वगैरह होगी और लार्ज डोजेस के ऊपर सीजर्स भी हो सकते हैं। जबकि जो फाइसोस्टिकमीन है ना ये इनडायरेक्टली एक्टिंग में आती है, ये कन्वर्जन्स कराएगी या एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से कोमा भी हो सकता है। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन है कि CNS के अंदर अगर हम कोई पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी देते हैं तो भी ये CNS की रिलैक्सेशन नहीं कराएगी, ये CNS के स्टिमुलेशंस कराएगी। तो ये आपने इफेक्ट याद रख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आईज में क्या इफेक्ट होगा। CNS में हमने देख लिया, अब आईज में क्या इफेक्ट होगा। जब भी हमने कहीं पे इफेक्ट देखना है ना कि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है, इस ऑर्गन के अंदर क्या इफेक्ट करते हैं कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वहां पे कौन सा रिसेप्टर है। जब हम रिसेप्टर देख लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, कंट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, होगा क्या। तो आईज के अंदर M3 रिसेप्टर्स होते हैं। अब जितने भी और ऑर्गन्स है ना सब में M3 रिसेप्टर्स होंगे एक्सेप्ट हार्ट के अंदर M2 रिसेप्टर्स होते हैं बस।
कितना आसान है ये याद रखना कि हार्ट में M2 रिसेप्टर्स हैं, बाकी सारी जगह पर M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो आइज में M3 रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमें पता है कि जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं, यानी कि उन्होंने कंट्रैक्शन करानी होती है, कैल्शियम को इंक्रीज कराना होता है। तो आइज में जहां जहां भी M3 रिसेप्टर्स होंगे ना, कहाँ कहाँ होते हैं, स्फिंक्टर मसल पे, यानी कि स्फिंक्टर प्यूपिली पे, सर्कुलर मसल्स पे, जो आइरिस को कंस्ट्रिक्ट कराते हैं ना मसल्स, वहां पे होंगे। सिलिडी मसल्स पे होंगे आइरिस की, लैक्रिमल ग्लैंड्स में होंगे। जब ये कंट्रैक्शन करा रहे हैं तो स्फिंक्टर मसल, आप आइरिस में भी कंट्रैक्शन ही कराएंगे ना, कंट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, मियोसिस का। मियोसिस कराएंगे, कंट्रैक्शन जो होती है ना आइरिस की, उसको हम कहते हैं मियोसिस कराएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि नियर विजन में हम देख सकेंगे। हमें पता है कि जब भी नियर विजन में देखना होता है ना, तो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब स्फिंक्टर प्यूपिली के साथ एक डायलेटर प्यूपिली भी होता है ना। डायलेशन तब होती है जब बंदा जैसे फियर में होता है, खौफ में होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई होती है, तो जो आइरिस होता है ना वो डायलेट होता है। वहां पे रिलैक्सेशन होनी है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम कराएगा। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है नियर विजन में देखने की, नियर विजन में देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अगर नियर विजन के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो फर विजन में देखना हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वहां पे कोई रोल नहीं प्ले करता, तो वहां पे इनहिबिशन हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, नॉर्मली जो आई का काम होगा ना, रिलैक्सेशन होगी और फर विजन में देख सकेंगे। इसी तरह सिलिडी मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ये भी नियर विजन में हेल्प करेंगे। लैक्रिमल ग्लैंड में सिक्रीशंस इंक्रीज करने, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सिक्रीशंस इंक्रीज करती थी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से सिक्रीशंस इंक्रीज कर देंगे। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या कराते हैं, टीयर की सिक्रीशन कराते हैं, तो टीयर की सिक्रीशन भी इंक्रीज कर जाएगी। ये सारे अब आप देख लें कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के नॉर्मली इफेक्ट होते हैं। सिलिडी मसल ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ताकि नियर विजन में देख सकें। लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन नॉर्मली ठीक होती है, नॉर्मल सिक्रीशन होती है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती ना, तो ये सब कुछ उल्टा हो जाता। अब हार्ट में हमें पता है कि M2 रिसेप्टर्स होंगे। हमने हार्ट में देखा था कि जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं, हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को सब कुछ डिक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में लेके आ रहे होते हैं। तो जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, हार्ट में किस किस लोकेशन पे होते हैं, ऐसे नोड पे हो सकते हैं, एट्रिया पे, एवी नोड पे और वेंट्रिकल पे भी हो सकते हैं। ऐसे नोड के अंदर अगर M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो हार्ट रेट को कम कर देंगे, क्योंकि ऐसे नोड पेस मेकर है ना, हार्ट रेट कितना होगा ये डिसाइड करेगा। पेस मेकर है ना, इस वजह से ये डिसाइड करेगा। तो जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर कोई भी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये जो हार्ट रेट का डिक्रीज होना ना, इसको हम फार्माकोलॉजी के टर्म में कोरोनोट्रॉपिक कहते हैं, कि नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। अगर यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता ना, तो हम कहते थे कि पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। इसी तरह एट्रिया की कंट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे सब कुछ डिक्रीज करना है ना, तो एट्रिया की कंट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगी, और इसकी फार्माकोलॉजी में टर्म जो है वो आइनोट्रॉपिक होती है, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट है। और फिर एवी नोड है, यहाँ पे भी कंडक्शन डिक्रीज करेगी। एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है तब भी ब्लड पंप होता है ना वेंट्रिकल के अंदर, और फिर एवी नोड कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। ऐसे नोड से एवी नोड में सिग्नल आते हैं, फिर आगे प्रकंजी फाइबर्स वगैरह में जाते हैं, तो ये कंडक्शंस करता है मेनली सिग्नल्स की। तो इसमें जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव ब्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है। वेंट्रिकल के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत कम होती है, इसलिए इनके कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होगा पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक यानी कि कोलिनोमाइमेटिक ड्रग का। तो हार्ट के ऊपर अगर इन रिसेप्टर्स के ऊपर, M2 रिसेप्टर्स के ऊपर कोई भी ड्रग बाइंड करेगी तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। तो हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी नॉर्मली जब लेंगे ना, तो M2 रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होंगे, M3 रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ने तो हर जगह बाइंड करना होता है ना। M2 रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करेगी, M3 रिसेप्टर्स के ऊपर भी बाइंड करेगी। M2 रिसेप्टर्स के ऊपर जब बाइंड करेगी तो हार्ट रेट को डिक्रीज करा देगी, लेकिन जब M3 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी तो वेजो डायलेशन करा देगी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देगी। अभी हमने ये वेजो डायलेशन का कॉन्सेप्ट देखना है कि वेजो डायलेशन क्यों हो रही होती है, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि वेजो डायलेशन होती है। M3 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं वेजो डायलेशन होती है, हमने पहले जनरल कॉन्सेप्ट वाले में पढ़ा था। तो वेजो डायलेशन होगी यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब जो बॉडी है ना, वो हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को ऐसे नहीं डिक्रीज होने देती कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है होती रहे,
ऐसा नहीं होता, वो रिफ्लेक्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा ना, वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा हार्ट के ऊपर और हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि नॉर्मली जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, होता हार्ट रेट डिक्रीज है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया होता है। लेकिन जब बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है। बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज ना करे, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज ना करे, इसलिए बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं, हार्ट के अलावा हर जगह M3 रिसेप्टर्स होंगे। अब वो कॉन्सेप्ट आ गया जिनका हमें लास्ट वीडियो से इंतजार था। तो वैसे नॉर्मली ये होता है कि जहां पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन्होंने करनी होती है कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ब्लड वेसल में एक मसला है कि जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो स्मूथ मसल्स में नहीं होते ब्लड वेसल के, वो होते हैं एंडोथेलियम पर। इस वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग एक्ट करती है ना M3 रिसेप्टर्स पे ब्लड वेसल के, तो एंडोथेलियम क्या करता है, निट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराने लग जाता है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए ना, क्योंकि M3 रिसेप्टर एक्साइटेड थे, कैल्शियम को इंक्रीज कराते हैं। लेकिन जब भी एंडोथेलियम के ऊपर बाइंड करेगी ना, तो ये जो एंडोथेलियम है ना, निट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराने लग जाएगी। अब ये जो निट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये रिलैक्सेशन करा देता है, स्मूथ मसल्स की वेसोडायलेशन हो जाती है इस वजह से। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि वेसोडायलेशन क्यों होती है, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए ना यहाँ पे, तो क्योंकि कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है, तो निट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से वेसोडायलेशन हो जाती है। बाकी बॉडी में जहां भी M3 रिसेप्टर्स होंगे ना, वहां कॉन्ट्रैक्शन ही होनी है स्मूथ मसल की। यहाँ पे तो एक ये मसला है कि एंडोथेलियम के ऊपर है, और दूसरा मसला ये है कि निट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी M3 रिसेप्टर्स ही होंगे। यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल्स है ना ब्रोंकाई के अंदर, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मसला है कि मोटिलिटी जो होती है ना, पेरिस्टालसिस वगैरह के फूड कंटेंट जो भी हमने लेना है, जो हम खा रहे हैं, वो कंटेंट मूव करे स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, मोटिलिटी इंक्रीज करी होगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर डाइजेशन अच्छी तरह से हो रही होती है, क्योंकि रिलैक्सिंग सिचुएशन होती है ना, तो मोटिलिटी है, पेरिस्टालसिस है, वो अच्छी तरह से हो रही होगी क्योंकि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जबकि जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। अब स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे तभी कोई फूड कंटेंट जो हमने स्टमक से लिया है, वो तभी कोई फूड कंटेंट जो हमने GIT से लिया है, जो कि इसोफेगस से स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन वगैरह में जाएगा, स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं। स्फिंक्टर्स खुले होंगे तभी ना, वरना तो इसोफेगस में स्टमक में खाना रुक जाए, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, रिलैक्स होना है, डाइजेस्ट होना है। डाइजेस्ट तो तभी होंगे ना जब स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे, इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाएगा, तभी वो डाइजेस्ट होगा ना। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होती है। तो ये भी याद रखने की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मोटिलिटी इंक्रीज करती है और स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं। नॉर्मली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है ना, वो ये है कि जितने भी नॉर्मल बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं ना, वहां तक लेके आना। अगर वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन करा देगी, अगर रिलैक्सेशन हो रही है तो रिलैक्सेशन करा देगी। जैसा नॉर्मली काम हो रहा होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन ये होता है कि वो नॉर्मल जगह पर लेके आए बॉडी को। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सारी चीजों की रिलैक्सेशन कराती है। अगर ये हर जगह रिलैक्सेशन करा दे, जैसे कि यहाँ पे पेरिस्टालसिस ना हो, तो खाना ही हजम नहीं होगा। तो हर जगह रिलैक्सेशन वाला वर्ड नहीं यूज करना। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काम होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी। जैसे बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है, नॉर्मली बॉडी को फंक्शन कराते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर में मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होंगे, M3 रिसेप्टर्स होंगे। कहाँ पे हो सकते हैं, डेट्यूब्सल मसल में। अब ये मसल है ना, तो मसल की तो कॉन्ट्रैक्शन ही करानी होती है और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करानी होती है ताकि मिक्चुरेशन हो। स्केलेटल मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज करेगी, सेलिवेशन होती है, लैक्टिमेशन होती है, ब्रोंकल सिक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन, सब कुछ इंक्रीज करेगा। तो ये थे इफेक्ट अगर हम कोई भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या कोरिनोमाइमेटिक ड्रग लेते हैं, कोई भी ऐसा ड्रग जो कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा काम करता है, तो ये सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ये क्लिनिकली कहाँ पे यूज होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये काम करते हैं, अब यूज भी तो बताए ना कि कहाँ पे होते हैं, देने तो हमने पेशेंट को ही है ना। तो ये जो मस्कुलिनिक अगोनिस्ट होते हैं और निकोटिनिक अगोनिस्ट होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग में यही तो होते हैं ना। मस्कुलिनिक अगोनिस्ट में जो बिथेनिकोल होता है, ये ब्लैडर और बाउल एटोनी में अगर किसी पर्सन की सर्जरी हुई हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, तब हम ये देते हैं ताकि ब्लैडर और बाउल के एटोनी मेंटेन रहे। पाइलोकार्पिन स्टोर्जन सिंड्रोम के अंदर, इसके अंदर होता यह है कि सेलिवेशन डिक्रीज कर जाती है, यानी सलाइवा सेलिवरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं कर रहे होते, तो हम ये ड्रग देते हैं ताकि सेलिवेशन इंप्रूव हो जाए। मस्कुलिन
ये जो होता है ना, ये मशरूम्स वगैरह में होता है। अब हम इसकी टॉक्सिसिटी भी देखेंगे। बस इसका ये काम है कि मशरूम में होता है। जो निकोटिनिक अगोनिस्ट होते हैं ना, जैसे कि निकोटीन है, वरेनसिलिन है, सक्सिनल कोएंजाइम है, ये जो निकोटीन और वरेनसिलिन है, ये स्मोकिंग सेसेशन कराते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको स्मोकिंग की आदत है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो हम उसको निकोटीन ड्रग दे देते हैं ताकि जो उसकी आदत है ना वो खत्म हो जाए। अब ये आदत कैसे खत्म होती है कि जो वेरेनसिलिन है ना और निकोटीन है, ये उस पर्सन के अंदर डोपामिन के सिक्रेशन कराने लग जाती हैं। जो वैसे निकोटीन लेता था ना स्मोकिंग के जरिए, वो भी डोपामिन ही सिक्रेट करा रही थी। ये भी डोपामिन सिक्रेट कराती है, लेकिन थोड़े लेवल के ऊपर, ताकि उसको क्रेविंग ना हो। ये खुद ही डोपामिन सिक्रेट करा देंगे, उसकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो उन पर्सन के अंदर जिनको स्मोकिंग की आदत होती है, हम ये ड्रग्स देते हैं। फिर सक्सिनल कोएंजाइम में मसल रिलैक्सेशन कराता है। यहाँ पे ये जो निकोटीन है ना, ये इंसेक्टिसाइड को भी, इंसेक्ट को किल करने के लिए भी यूज होता है। तो अगर कोई क्लिनिकल यूजेस का एमसीक्यूज है या कोई क्लिनिकल यूजेस वाइवा में पूछे, तो आपने ये सारे बता देने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है टॉक्सिसिटी क्या होती है कोलिनोमामेटिक ड्रग्स की। ये डायरेक्टली एक्टिंग है मस्कुरिन और निकोटिनिक वगैरह की। यहाँ पे जो लिखी हुई है ये अभी मस्कुरिनिक की है। जो भी हम मस्कुरिनिक ड्रग्स देंगे, जैसे कि फेनिकोल है, पाइलोकार्पिन है, मस्कुरिन वगैरह, इनमें से अगर हम कोई ड्रग देंगे तो उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं सारी मेडिसिन के फायदे हों, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस पर्सन के अंदर अगर ये इफेक्ट आएंगे तो ये कौन सी मेडिसिन की वजह से है। अब देखें कि जो हमने इफेक्ट पढ़े थे ना कोलिनोमामेटिक ड्रग के, कौन कौन से आर्गन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना तो वो टॉक्सिक हो जाएंगे। जैसे कि सीएनएस की स्टिमुलेशन करा रहा था ना, एक्साइटेशन करा रहा था, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पर्सन को कन्वर्जन्स और कोमा डेवलप हो सकता है। हार्ट रेट के ऊपर अगर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर सकता है। पहले तो ये हो रहा था ना कि रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा था, लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स दे दिए ना, तो ये जो रिफ्लेक्स वाला काम था ना कि बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होंगे, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, तो वो नहीं होता। वहां पे फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाना, हार्ट रेट ने बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देना क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, ओवर राइड कर जाएगा उस इफेक्ट को। आइज के अंदर क्या हो रहा था, स्पेस अकोमोडेशन का हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली ये था ना कि अकोमोडेशन इंप्रूव हो रही थी, नियर विजन में हम देख सकते थे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग इफेक्ट करेंगे तो ब्लड विजन हो जाएगी, लैक्रिमेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, बहुत ज्यादा टीयर सिक्रेशन होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिल की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आइज में हो सकती हैं। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम में यूरिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अब जो भी चीज बहुत ज्यादा हो रही है ना वो नुकसानदेह नहीं है। जीआईटी के अंदर नोजिया, मिसिस डायरिया, सेलिवेशन की सारी चीजें ज्यादा होने लग जाएंगी। जितने भी इफेक्ट है वो सब चीजें ज्यादा होने लग जाएंगी, तो हम कह देंगे कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर सिक्रीशन इंक्रीज करेगी, रिस्पायरेटरी स्ट्रेस होगा, कंस्ट्रिक्शन हो रही थी ना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, अब पर्सन को सांस ही ठीक तरह से नहीं आएगा, उसको एस्मा सीओपीडी डेवलप होने लग जाएगा अगर हम पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स बहुत ज्यादा दे देंगे तो ये थे मस्कुरिनिक ड्रग्स के इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं निकोटिनिक के क्या इफेक्ट होते हैं। निकोटिनिक के देखने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है मशरूम पॉइजन, जिसका नाम है। ये किस वजह से होती है, जो ड्रग मशरूम में होगा उसी ड्रग की वजह से होगी। कौन सा ड्रग था, मस्करीन था। मस्करीन या कोई भी अल्कलॉइड जो मशरूम में होते हैं, इनकी वजह से भी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। अगर कोई पर्सन मशरूम खाएगा तो उसको सेलिवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है। कौन सा मशरूम, इनोकाइबा में होते हैं ये। इसके अलावा एमेनिटा, ये सबसे डेंजरस फॉर्म है इसकी। अब अगर इस तरह की किसी को पॉइजन हो जाए ना, अगर किसी ने मशरूम खाया और उसको सेलिवेशन, लैक्रिमेशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो हम उसके अंदर एंटीडोट जो देते हैं ना वो एक्टोपिन देते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्टोपिन कैसे काम करता है। बस ये देख लें कि जो मस्करीन काम कर रहा था ना, एक्साइटेशन करा रहा था, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन वगैरह इंक्रीज करा रहा था, एक्टोपिन इसका उल्ट काम करेगा, यानी कि इसको ठीक करेगा, तभी हम इसको कह रहे हैं कि इसका एंटीडोट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है निकोटिनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है। पहले हमने देखा मस्कुरिनिक ड्रग की वजह से कौन कौन सी टॉक्सिक होती है, मस्कुरिनिक ड्रग की वजह से कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है। निकोटिनिक की वजह से निकोटिनिक गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन एंड ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होने लग जाती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, फेसिकुलेशंस भी हो सकती है। तो ये इफेक्ट होते हैं निकोटिनिक ड्रग्स के। अब यहाँ पे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स खत्म होगी, जो भी कोलिनोमाइमेटिक ड्रग थे। अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कार्बामेट्स हो सकती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज के लिए ड्रग्स हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर हो सकते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीज के। अल्कोहल में एक ही नाम था, एड्रोफोनियम, याद रखना है आपने। कार्बामेट्स में नियोस्टिकमीन, फाइसोस्टिकमीन, पाइरोडोस्टिकमीन याद रखना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में पैराथायोन, मेलाथायोन,
अल्जाइमर्स में रिविस्टिगमीन, ग्लेंटामीन, इनमें से इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर एसिटाइलकोलिन रिलीज के एमिफेब्रिडीन, 4-अमाइनोपाइडिन। ये आप ड्रग्स के नाम जो है ये आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जाके जो कोलिन रिसेप्टर्स है ना उनके ऊपर नहीं बाइंड करेंगे, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड कर रहा था ना वहां पे डायरेक्टली जाके नहीं बाइंड कर जाएंगे। ये डिफरेंट तरह से काम करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग्स में से कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, इनके दो पोर्शंस होते हैं। पहले हम इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपने याद रखना है कि इनके दो पोर्शन होते हैं, एक एसिडिक पोर्शन होता है और अल्कोहलिक पोर्शन होता है। जो इनका अल्कोहल पार्ट होता है ना, जब भी ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे ना तो ये रिलीज हो जाएगा। जब भी इन्होंने मस्कुलिनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है ना तो इस पार्ट में लीव हो जाना है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है एसिडिक पार्ट है वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं होता। तो बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, कार्बामेट्स और फास्फेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक अल्कोहल पार्ट होता है और एक एसिडिक पार्ट होता है। अब इनका काम जो होता है ना वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के ऊपर होता है। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज क्या करता था, ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ता था एसिटेट में और कोलिन में। इनका मेनली ये काम होगा कि ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे ताकि वो एसिटाइलकोलिन को ना तोड़ सके। तो कार्बामेट और फास्फेट बाइंड करते हैं कोलिनेस्टेज एंजाइम के साथ, इनका जो अल्कोहलिक पोर्शन होता है वो रिलीज हो जाता है, जबकि एसिडिक पोर्शन स्लोली रिलीज होता है। ये एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंडिंग नहीं होने देती एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की। एसिटाइलकोलिन अगर बाइंड कर जाएगा तो ये टूट जाएगा, तो ये क्या करती है, इनकी बाइंडिंग ही नहीं होने देती, खुद बाइंड कर जाती हैं। और फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, हाफ लाइफ उसका एक्शन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करने लग जाएगी। हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देने का मकसद ये था ना कि एसिटाइलकोलिन जैसा काम हो। एसिटाइलकोलिन अगर अपना काम खुद कर रही है तो वेल एंड गुड है, वो खुद करे अपना काम, हम उसको इंक्रीज करा देते हैं, तो ये काम करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग अगोनिस्ट के क्लिनिकल यूजेस पे। ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो सबसे पहले ये मार्सिनिया ग्रेविस के अंदर यूज होंगे। यहाँ पे कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, कार्बामेट्स यूज होते हैं, जैसे कि न्यूस्टिगमीन है, फाइसोस्टिगमीन है, पाइरिडोस्टिगमीन है, ये वाले ड्रग मार्सिनिया ग्रेविस के अंदर यूज होंगे। अब जो मार्सिनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें दो तरह की चीजें चाहिए। एक तो ये कि ऑटो इम्यून सप्रेसेंट हो ताकि जो भी इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको कम कर सके, तो इसलिए हम कार्बामेट्स यूज करते हैं, या फिर थाइमेक्टमी कर सकते हैं। तो ये दो काम हो सकते हैं, मार्सिनिया ग्रेविस के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज में ये तो हमने ड्रग्स पढ़े भी हैं, कौन कौन से, रिविस्टिगमीन, ग्लेंटामीन वगैरह यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज होते हैं कार्बामेट्स वगैरह, जैसे कि कार्बराइल है, ये इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि डायग्नोसिस में मार्सिनिया ग्रेविस के यूज होते हैं। ये एमसीक्यूज या वाइवा में लाजमी आता है कि मार्सिनिया ग्रेविस में की डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है। तो जो हमने अल्कोहल वाला पढ़ा था ना, एड्रोफोनियम, वो यूज होता है। अब डायग्नोसिस कैसे होती है कि दो चीजें, एक है मार्सिनिक क्राइसिस और एक है कोलिनर्जिक क्राइसिस। इन दोनों के अंदर ये होता है कि मसल की वीकनेस हो जाती है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसको मार्सिनिक क्राइसिस हुआ है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है। तो हम उस पर्सन को जिसके अंदर मसल की वीकनेस हुई होगी ना, हम उसको एड्रोफोनियम दे देंगे। जब हम एड्रोफोनियम देंगे ना, अगर उसको मार्सिनिक क्राइसिस हुआ ना, तो क्या होगा कि जो मसल की वीकनेस है ना वो ठीक हो जाएगी। अगर उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ तो क्या होगा कि वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि उसको मार्सिनिया ग्रेविस है कि नहीं है। फिर जो इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर्स होते हैं जैसे कि एमिफेब्रिडीन वगैरह थे, लैम्बर्ट ईटन मार्सिनिक सिंड्रोम के अंदर यूज होते हैं। बस आपने इसके अंदर ये एक नाम याद रख लेना है। ये करते हुए से क्या है, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं ताकि ई फ्लक्स ना हो सके। पोटेशियम का एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इंक्रीज कराते हैं। ये सारे ही जो ड्रग्स है ना, कार्बामेट्स, फॉस्फेट्स, ये सब कार्बामेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इन सब का मेनली रोल यही है क्योंकि ये इनडायरेक्टली होते हैं ना ताकि एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज करा सकें। तो ये होगी इसके क्लिनिकल यूजेस। अब हम देख लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी में सबसे पहले बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इसका भी एमसीक्यूज लाजमी आता था, अब एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज का लाजमी आएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास थे पैराथायोन, मेलाथायोन, ये वाले ड्रग, इसमें से भी सबसे ज्यादा जो डेंजरस है ना वो पैराथायोन है। तो ये ज्यादातर फार्मर्स में होती है, जब वो खेत में इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल रहे होते हैं ना,
तो उसके अंदर ये पैराथायोन होता है, तो उनके अंदर ये पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, ये करते क्या है कि जो एसिटाइलकोलिन एस्टेज जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है ना एंजाइम, उसके एक्शन को कम कर देते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाए। एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होगा तो मस्कुलिनिक निकोटिनिक इफेक्ट भी इंक्रीज करेंगे। मस्कुलिनिक इफेक्ट में क्या था, सैलिवेशन, लैक्टिमेशन, ये सारी चीजें इंक्रीज करेंगे। और निकोटिनिक में मसल ट्विचिंग, पैरालिसिस। तो अगर कोई फार्मर या कोई भी पर्सन जो पैराथायोन पॉइजनिंग के साथ आएगा, उसके अंदर हमें ये सिम्टम्स मिलेंगे। अब हमने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हम जो उसको एंटीडोट देते हैं ना इसको ट्रीट करने के लिए, वो होता है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन जैसे कि हमने पहले, एट्रोपिन वो काम करेगा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट करे ना, उससे उल्ट काम करेगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट इन चीजों को इंक्रीज करा रहे हैं, एट्रोपिन इन चीजों को डिक्रीज कराएगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि जो एट्रोपिन होता है ना, ये सिर्फ मस्कुलिनिक इफेक्ट को डिक्रीज, ये सिर्फ मस्कुलिनिक इफेक्ट को ट्रीट करेगा, जैसे कि सैलिवेशन को नॉर्मल कर देगा, लैक्रिमेशन को नॉर्मल कर देगा, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, इन सब चीजों को ठीक कर देगा, नॉर्मल कर देगा। लेकिन ये जो निकोटिनिक इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मसल ट्विचिंग है, पैरालिसिस है, इनके ऊपर ये काम नहीं करता। अब हमने अगर निकोटिनिक टॉक्सिसिटी को ठीक करना हो तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो हम एक और ड्रग जिसको पेराडोक्सान कहते हैं ये दे दें, या फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे दें, या फिर रीजनरेट करें एक्टिव कोलिनेस्टेज को। एसिटाइलकोलिनेस्टेज का काम डिक्रीज कर रहा था ना, यानी कि ये इनहिबिट हो रहा था एंजाइम, तो हम रीजनरेट कर देना उस एंजाइम को, तो वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ सकता है। ये तीनों काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी मसला है, जैसे कि हमने पहले मैकेनिज्म में देखा था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, इनके 2 पोर्शन होते हैं, अल्कोहलिक और एसिटिक पोर्शन। अल्कोहलिक पोर्शन जल्दी से रिलीज हो जाता है जब भी ये एसिटाइलकोलिन एस्टेज एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, लेकिन एसिटिक पोर्शन बाइंड किया रहता है। तो ऐसा होता है कि जब भी थोड़ा टाइम गुजर जाता है ना, एंजाइम और ड्रग के बाइंड किए हुए, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिन एस्टेज के साथ बाइंड कर जाए, तो थोड़े टाइम के बाद इनका बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये जो पेराडोक्साइम है ना, इसके ऊपर फिर इसका कोई एक्शन नहीं होता, फिर इस बॉन्ड को वो तोड़वा नहीं सकता। चाहे निकोटिनिक टॉक्सिसिटी को ट्रीट करना हो या मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी को, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग फिर ट्रीट नहीं हो सकती। तो एजिंग हो जाती है एंजाइम से। एजिंग से पहले पहले अगर हम पेराडोक्साइम दे देना तो एंजाइम और इस ड्रग के बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, ताकि एसिटाइलकोलिन एस्टेज जो है वो अपना काम कर सके, वो इनहिबिट ना हो, एसिटाइलकोलिन को कम कर सके। फिर इसके अलावा भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, लैक्रिमेशन, एक्साइटेशन सीएनएस की, स्केलेटल मसल की, सैलिवेशन, स्वेटिंग, ये सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं इन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग से। जैसे कि मस्कुलिनिक से और ना, ये सेम वही इफेक्ट है, और इनके लिए निमोनिक जो है वो डमलस है। तो ये हो गया, एंड दैट्स इट। इन नोट्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स भी होंगे, तो वो आपने एमसीक्यूज पॉइंट्स लाजमी कर लेने हैं। वो बुक की लाइंस होती हैं और इसमें बुक की लाइन लाजमी आती है। जो कैटसन के एक्सरसाइज के लिए एमसीक्यूज है ना, वो भी लाजमी कर लेने हैं। एंड दैट्स इट।